नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी सच्ची घटित कहानी है और यह घटना जिसके साथ घटित हुई है, मैं उनके घर, उनके गांव एक बार जाके घूम के आ चुकी हूँ। मुझे पहले बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था कि इस टाइप की भी चीज़ें घटित हो सकती हैं, लेकिन जब मैंने खुद अपनी आँखों से देखा तब जाके मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, भूत प्रेत वगैरह होते हैं। अगर किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मेरी खुद की आंखों देखी वाली स्टोरी है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों, बहुत टाइम पहले जब मैं 13 साल की थी, तब मैं अपने मौसी के गांव गई थी। यहाँ पर मैं गांव का नाम तो शेयर नहीं कर सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि आज की स्टोरी बिहार के एक छोटे से गांव की कहानी है। तो मेरी मौसी ने मुझे 10-15 दिन अपने घर पे रखा था। तो इसी बीच की बात है, मेरी मौसी की एक लड़की है जिनका नाम स्मिता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि चल, मैं तुझे गांव घुमा के लाती हूँ और गांव में मुझे एक आदमी के घर पे जाना है, कुछ काम है। पहले मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना, रहने दो, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू घर पे क्या करेगी, गांव में चलेगी तो तेरा मन लगेगा, और मेरी एक दोस्त है जो कि सिलाई वगैरह करती है, तो उनके यहाँ सामान पहुंचाना है। वह मुझे जबरदस्ती उस सिलाई वाली लड़की के यहाँ लेके गई और स्मिता दी ने मुझे पेपर पे एक चीज लिखा, एक नाम लिखा छोटा सा, और उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे उस घर के अंदर इस नाम को पुकारना नहीं है। घर क्या, गांव में भी तुझे उस नाम को नहीं लेना है। दोस्तों, मैं जैसे ही नाम पढ़ने की कोशिश की, मेरी बहन ने मुझे रोक दिया और बोला कि देखो, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख के इसलिए दिया है ताकि वह नाम किसी को सुनाई न दे, और तुम तीज पढ़ रही हो, बिल्कुल भी मत पढ़ो, और तुमको नाम लेना नहीं है। फिर मैंने इशारे से पूछा कि तुमने जो पेपर पे नाम लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, क्यों लिखा है, क्यों नहीं ले सकती, प्रॉब्लम क्या है, मुझे मत लेके जाओ, नहीं तो मुझे कहानी बताओ, आखिर कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो तुम मना कर रही हो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, और जो भी उसका नाम लेता है वह आत्मा है एक तरह का, वह किसी इंसान के ऊपर आ जाता है। पहले तो मैं बहुत ज्यादा हंसी, बहुत हंसी। फिर मैंने बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं होता। फिर स्मिता दी ने बताया कि अभी हम लोग जिधर से जाएंगे ना, रास्ते में एक घर पड़ेगा, उनके यहाँ वह आत्मा आई हुई है, तो मैं तुम्हें दिखाती हुई चलूंगी। फिर मुझे ना थोड़ी सी मजा आने लगी। मैंने बोला कि चलो यार, ये तो ठीक है, कम से कम अपनी आंखों से तो देखेंगे कि आत्मा होती कैसी है। अब मैं एकदम से खुशी से तैयार हो गई, और उन्होंने फिर मुझे चिताया कि तुमको नाम पढ़ना नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, नाम ना ही लेंगे ना ही पढ़ेंगे। फिर मैंने मौसी को बोला कि मौसी, मैं जा रही हूँ स्मिता दी के साथ में एक लड़की घर पे। तो मेरी मौसी एकदम से चिढ़ गई। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इसको मत लेके जाइए, तो आधा पागल है। मतलब मुझे बोली मौसी कि ये नाम ले लेगी और इसके साथ प्रॉब्लम होगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला कि मौसी, मैं उसके बारे में जान गई हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मैं जा रही हूँ। तो मौसी बोली कि ठीक है। और इधर मैंने अपनी बहन से सेटिंग कर लिया था कि दी, हम उसके घर जरूर जाएंगे जिसके घर ना आत्मा आई हुई है किसी के ऊपर। स्मिता दी बोली कि ठीक है, तू देख लेना, लेकिन मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी, मुझे अंदर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। हम लोग उस इंसान के घर पहुंचे जिसके ऊपर आत्मा आई हुई थी। तो उस लड़की का हाल बहुत ही ज्यादा बेकार था, बहुत ज्यादा बेकार था। उसने ना फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, एक पैर में चप्पल था, दूसरे में चप्पल नहीं था, बाल पूरे बिखेर लिए थे, और उसका हाथ पैर एकदम से घुमा था। मतलब इस टाइप से घुमा था, समझो कि किसी ने ममोड़ दिया हो, पूरा का पूरा हाथ पीछे था, एक हाथ बाहर था, फिंगर भी अजीब अजीब से मुड़ गए थे, और उसको ना हर थोड़ी थोड़ी जगह पे चोट लगी हुई थी, एकदम काला काला धब्बा धब्बा सा निशान था। वो जो बोल रही थी ना, उसकी आवाज बहुत भारी, लग नहीं रहा था कि कोई लड़की बोल रही है। मतलब बहुत ही खतरनाक वाला सिचुएशन था। मैंने जब देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और पहले तो मैं चुपचाप से पूरे 5 से 7 मिनट देखती रही कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक तांत्रिक आया था उसको झाड़ने फूकने के लिए कि लड़की के ऊपर जो भी आत्मा है वो निकल जाए, वो छूट जाए, लेकिन तांत्रिक भी बहुत ज्यादा परेशान था।
जब तांत्रिक ने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, गांव के लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए, फिर तांत्रिक ने घर वालों को बोला कि इन सारे भीड़ को निकालो घर से बाहर। उन सारे भीड़ में एक मैं भी थी। मुझे भी उस घर के लोगों ने बोला कि आप बाहर जाइए। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन क्या कर सकते हैं, गांव में लोग ऐसे ही होते हैं, लोग मना कर देते हैं तो निकलना पड़ता है भाई। मेरा पूरा का पूरा दिल था कि मैं देखूं कि आखिर चल क्या रहा है, कैसे आत्मा छूटी, क्या हुआ, लेकिन मैं देख नहीं पाई। मैंने बस उसका बिखरेला रूप ही देखा था। उसके बाद मैं बाहर आ गई। फिर मैंने स्मिता दी को बोला कि तू रिक्वेस्ट करना उनके यहाँ कि मुझे भी वो लोग अंदर रखे और मैं देख सकूं। फिर मेरी बहन ने बोला कि नहीं, तू चल, आगे चल। अगर तू वहां पे रुकेगी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वह आत्मा उसका शरीर छोड़ तेरा शरीर पकड़ ले, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा, मुझे मेरी माँ मारेगी, तू चल चल। मतलब वह जबरदस्ती मुझे उस सिलाई वाले घर के अंदर ले गई और वहां पर उन्होंने अपना सारा का सारा काम किया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर मैंने मौसी से पूछा कि मौसी बताओ ना, क्या कहानी है उस लड़की का, लोग इतने डरते क्यों हैं, आखिर कौन है वह। तब मौसी ने बोला कि मुझे नहीं पता है, तू जा यहाँ से। मौसी ने टाल दिया। फिर मैं स्मिता दी के पीछे पीछे घूमी। 1-2 दिन तक तो मैंने बहुत ज्यादा ड्रामा किया कि दी बता दो ना, मैं नाम नहीं लूंगी, क्या है बता दो बता दो बता दो। फिर स्मिता दी ने बताया कि उनके यहाँ के जो मुखिया हैं वे इलेक्शन में उठने वाले हैं और यह घटना उनके भतीजी के साथ घटित हुई है। जब उनको पता चला कि उनकी भतीजी, जिसका नाम सुलेखा है, वह किसी छोटे कास्ट के लड़के से प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है, तो उनका दिमाग ठनक गया। जो सुलेखा थी वह छोटे छोटे बातों पे मुंह फुला लिया करती थी। यानी कि कोई कुछ बोल दिया गुस्सा आ गई, किसी ने कुछ कहा गुस्सा आ गई। मतलब उसका नेचर थोड़ा गुस्सैला टाइप का था, लेकिन लड़की अच्छी थी। तो उसका नाम लोगों ने फूलन देवी रख दिया था कि कुछ भी बोलेंगे तो तुरंत फूल जाएगी, तो ये तो फूलन देवी है। वह पूरे गांव में फेमस थी फूलन देवी के नाम से, और कोई भी फूलन देवी नाम का यूज नहीं करता था। इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है जो कि मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे ही सुलेखा के चाचा को पता चला कि वह प्यार में है और ये लोग बहुत ही जल्द शादी कर लेंगे, तब उनका दिमाग ठनका और उन्होंने अपने भाई को बोला कि भैया तुम रोको अपनी बेटी को, वह हाथ से निकल रही है। अगर मेरा माथा खराब होगा तो उसको मैं सर अलग धर अलग कर दूंगा। यहाँ पर सुलेखा के पापा ने सुलेखा को बुलाया, बहुत ज्यादा समझाया। सुलेखा ने बोला कि नहीं, मैं किसी की भी बात नहीं मानूंगी, मैं शादी करूंगी मतलब करूंगी। अब सुलेखा के पापा ने 2-4 चाटे उसको मारा, एक कमरे में बंद कर दिया। सुलेखा की माँ बात नहीं कर रही थी, चाचा चाची सारे लोग उससे बात नहीं कर रहे थे। वह कमरे के अंदर से चिल्ला रही थी कि मैं शादी करूंगी तो उसी इंसान से करूंगी। अब सुलेखा के चाचा का जो दिमाग था हमेशा गर्म रहता था, क्योंकि वह दिन में गांव में लोगों के यहाँ घूम घूम के वोट मांगते थे और इवनिंग में आते थे तो अपनी भतीजी का मामला देख के ऐसे ही उनका खून खौलता था। एक दिन गुस्से में उन्होंने क्या किया कि अपनी भतीजी का गला दबा दिया। बेचारी तड़प रही थी और तड़पते तड़पते उसने दम तोड़ दिया। चाचा को बिल्कुल भी तरस नहीं आया उस बच्ची पे। सुलेखा के पापा को भी नहीं बताया। जब सुलेखा के पापा को पता चला तो वह सर पटक के रोने लगे। उन्होंने अपने भाई को बोला कि बेटी मेरी थी, तूने ये क्यों किया। मैं देखता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सुलेखा के चाचा पापा सारे लोग एक साथ रहते थे, यानी जॉइंट फैमिली थी। इसलिए जो डिसीजन होता था ना घर का लेने वाला, वह चाचा ही लेते थे, चाचा ही मालिक थे सुलेखा के। तो उन्होंने क्या किया कि उस बेचारी के साथ बहुत ही बुरा किया। अब होना क्या था, जो हो गया सो हो गया। अब घर की औरतें रो रही हैं, तो चाचा ने सबको धमका के एकदम से चुप करा दिया। बोला कि अगर यह बात बाहर जाएगी तो मैं जेल में जाऊंगा, और जब मैं जेल से छूटूंगा पूरे खानदान को मैं मिटा दूंगा। उन्होंने अपने ही खानदान को ऐसा बोला। सारे लोग डर के मारे चुप। अब सुलेखा के चाचा ने क्या किया कि दिमाग लगाया कि जो शरीर है इसका हम क्या करें। उन्होंने अपने चक्की से बहुत ही बड़ा भारी पत्थर लाए,
उनके यहाँ ना चक्की चलता था जिसमें होता ना कि गेहूं पीसा जा रहा है, दाल हल्दी ये सब पीसा जा रहा है। तो उन्होंने भारी 2 पत्थर लिए और सुलेखा के बॉडी से बांध दिया और अपने घर के पीछे वाले तालाब में उसको आधी रात में डाल दिया। पत्थर जो था वो काफी भारी था, वजन वाला था, इसलिए सुलेखा की बॉडी ऊपर नहीं आई, अंदर ही रह गई। और सुबह में जब गांव के लोगों ने सुलेखा की मम्मी से पूछा कि सुलेखा नजर नहीं आ रही है, कहाँ है, तब उन्होंने बहाना कर दिया कि वह अपने मामा के घर गई है। जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन लोगों को क्या लेना देना भाई, क्या है इनके घर में क्या नहीं है, लेकिन सबको थोड़ा सा अजीब लगा कि लड़की जो है रात में कैसे गायब हो गई, कहाँ चली गई। 1 डेढ़ महीना बीत गया, सुलेखा लौट के आई नहीं। अगर वो मामा के घर जाती तब तो लौटती, लेकिन वो मामा के घर तो गई नहीं थी। इधर सुलेखा का जो प्रेमी था वह बहुत ही ज्यादा बेचैन था कि सुलेखा नजर नहीं आ रही, कहाँ है, किससे पूछे, क्या करे। वह सुलेखा के घर के अगल बगल गुजरता था, खड़ा होकर देखता था, पता करने की कोशिश करता था कि कहीं घर वालों ने घर में तो उसको बंद नहीं कर दिया, क्योंकि उसको भी ना ऐसा डर हो गया था कि कहीं मारेंगे पीटेंगे तो नहीं ना सुलेखा को। उसको ये नहीं पता था कि इससे बड़ा उन लोगों ने कांड कर दिया हुआ है। आखिरकार 2 महीने बाद एक रात की बात है, सुलेखा जो थी वह आ गई अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में। जब उसके बॉयफ्रेंड ने सुलेखा को देखा तो रोते हुए पूछा कि तुम कहाँ थी इतने दिनों से, तुमने किसी से खबर भी नहीं भिजवाई, तुमने सोचा नहीं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं तुम्हारे चक्कर में बैठा हूँ, चलो हम लोग भाग के शादी करते हैं। यहाँ पर सुलेखा रोते हुए बोली कि अब ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरे घर वालों ने ऐसा ऐसा कांड कर दिया है। उस लड़की को बिल्कुल भी इस पे विश्वास नहीं आया। वह गया सुलेखा को छूने के लिए, लेकिन सुलेखा होती तब तो टच में आती ना, वह टच में आई ही नहीं। तब उस इंसान ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए ही जीवित था, मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीजें हैं, वरना मेरे जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुलेखा यह सुनने के बाद भी एकदम से शांत, कोई भी उसका रिएक्शन नहीं। वो जो लड़का था वह अपनी माँ के पास जाके सारा का सारा बात बता दिया कि माँ देखो, मैं सुलेखा से प्यार करता था, उसके घर वालों ने ऐसा ऐसा किया। लड़के की माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि सुलेखा की जो बॉडी है घर के पीछे तालाब में पड़ी है। उन्होंने अपने बेटे को समझाया और बोला कि जाने दे बेटा, उससे हमें क्या लेना देना है, अगर सुलेखा दुनिया में नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरे लिए कोई और आएगी, उससे अच्छी आएगी, तो टेंशन मत ले। मतलब माँ ने बेटे को बहुत ही प्यार से सब कुछ समझा दिया और बेटा अपने कमरे में चला गया। इधर घर वाले सो रहे हैं, सारे के सारे लोग एकदम मस्त चैन की नींद काट रहे हैं और घर वालों को पता नहीं चला कि कब सुलेखा का प्रेमी घर से बाहर निकला और जाके उस तालाब में छलांग लगा दिया और उसने भी उसी तालाब में दम तोड़ दिया। अब होना क्या था, अगली सुबह लड़का जब घर में नहीं मिला तो उसकी माँ ने पूरे अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा, पूरे गांव में छान मरवाया, लेकिन लड़का नहीं मिला। बाद में उसकी जो बॉडी थी वह फूल के ऊपर आ गई थी पानी में। लोगों ने जब देखा कि वह उसमें डूबा है तो फिर लोगों ने उसको निकाला। बाद में घर में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया। यहाँ पर लड़के के माँ को याद आया कि मेरे बेटे ने सुलेखा के बारे में बताया था कि उसकी बॉडी भी पानी में नीचे है और वो भी बहुत ही भारी पत्थर के साथ। उन्होंने गांव के लोगों को बताया तो पहले लोग विश्वास नहीं किए। जब लोगों ने विश्वास किया तब लोग बोले कि ठीक है, हम डुबकी लगा के देख लेते हैं। गांव के 2-3 लोग उस पोखर में कूदे और जाके लोगों ने नीचे से सुलेखा के शरीर को बाहर निकाला। एकदम गंदा हो गया था, मतलब कुछ कुछ चीजें ना एकदम अजीब हो गई थी, मछलियां भी कुछ खाई थी। प्लस मैं आपको बता नहीं पाऊंगी मतलब स्मिता दी ने किस टाइप से मुझे ये चीजें बताई थी। जो पत्थर था ना वैसे के वैसे ही बॉडी में था, बहुत ही गंदी स्मेल हो रही थी, पानी में रहने की वजह से ना अजीब तरह के स्किन हो गया, पानी में रहने की वजह से ना जो स्किन था ना वो अजीब तरह का हो गया था। अब यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग बोले कि पुलिस को बताते हैं, तो गांव के कुछ लोगों ने बोला कि कोई फायदा नहीं, जिसके घर वालों ने ये कांड किया है
वह बच जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है और दूसरी बात कि वे लोग पैसे वाले हैं, तो इस मामला को दबा सकते हैं। बाद में दोनों लोगों की अंतिम संस्कार हो गया। उस दिन के बाद से उस गांव वाले बताते हैं कि वहां पर दोनों की आत्मा घूमती है, और जो सुलेखा की आत्मा है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लड़के से भी ज्यादा खतरनाक है। उसने क्या किया कि अपने चाचा के बेटे के ऊपर, मतलब चचेरे भाई के ऊपर आ गई और उसको मार दिया। चाचा को समझ में नहीं आया कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, लेकिन बहुत बड़ी बात हो गई थी। अब वे रो रहे थे, पीट रहे थे, क्योंकि उनको लड़का बहुत ही प्यारा था। सबको लड़का प्यारा होता है गांव वालों को, तो वह लड़का को लेके बहुत ही ज्यादा बेचैन हुए। फिर अंतिम संस्कार के लिए गए और सब कुछ बीता। 1-1.5 सप्ताह के बाद से चाचा जो थे वह फिर से गांव में घूम घूम के वोट मांग रहे थे। एक दिन इवनिंग में जब वे घर के लिए लौट रहे थे बुलेट से, तब उनकी बुलेट अपने आप पलट गई और चाचा गिरे। बहुत ही ज्यादा खतरनाक उनको चोट लगा। घर पे कैसो कैसो पहुंचे तो उनके घर वाले देख के डर गए कि भाई इनके साथ क्या हो गया। रात में जब वे सोए तो सोते ही रह गए, सुबह उठे ही नहीं। अब घर वाले सर पटक पटक के रो रहे थे भाई कि घर में अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही बेटा गया और अब ये जो इलेक्शन में थे अब ये भी निकल लिए। घर से 2 बॉडी निकली थी कुछ ही दिनों के अंदर ही। अब घर वाले परेशान थे। जिन्होंने सुलेखा को मारा था उनकी एक बेटी थी और वो शादीशुदा थी। सुलेखा की आत्मा उस लड़की के यहाँ जाके उसको परेशान करना स्टार्ट कर दी। सुलेखा की आत्मा का यह जिद हो गया था कि चाचा के फैमिली को हम बसने नहीं देंगे, चाहे बेटा का बच्चा हो चाहे बेटी का बच्चा हो, यह फैमिली यहीं पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि चाचा ने मुझे मारा है तो उनके बच्चे कैसे सुखी रह सकते हैं। सुलेखा के चाचा के बस 2 ही बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। जब सुलेखा अपने चचेरे बहन के ससुराल में गई, जो कि पहले से शादीशुदा थी, उसको एक बच्चा था, उसके बच्चे को मार दिया। जो सुलेखा की चचेरी बहन थी उसके ससुराल वालों को, उसके सास को थोड़ा सा आभास हो गया था कि कोई ना कोई निगेटिव चीज हमारे घर में आई है और उसने ही चीजों को खराब किया है। और सुलेखा की आत्मा चचेरी बहन के ऊपर आ गई थी, घर के लोगों को भी परेशान करती थी। वह चाहती थी कि चचेरी बहन को मार देना, लेकिन उसकी सास ने उसको बचा लिया, दिखवा दिया एक अच्छे से तांत्रिक को और सुलेखा की आत्मा को वहां से भगा दिया। जब उसकी बहन सही हो गई तो सुलेखा की आत्मा वहां पे रह नहीं सकती, क्योंकि बहन ने ऑलरेडी ताबीज वगैरह पहन रखा था, घर का शुद्धिकरण हो गया था, सब कुछ था। तो आत्मा लौट आई और उस तालाब में, उस पोखर में रहने लगी। गांव का कोई भी इंसान सुलेखा का नाम ले ले या उसके बारे में बात कर ले तो वह आत्मा उस इंसान को उठा उठा के पटकना स्टार्ट कर देती थी। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसका नाम ले। कोई भूल कर भी सुलेखा या फूलन देवी बोल दे तो आत्मा चिड़चिड़ा जाती थी और दिन दहाड़े किसी न किसी के ऊपर आ जाती थी। सबको परेशान करके रखा था। गांव के लोगों को पता चल गया था कि आत्मा हमें ऐसे परेशान नहीं करेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका नाम नहीं लेना है। ऐसे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जिस लड़की के ऊपर आत्मा आई थी और जिसको मैंने देखा था, उसने गलती से फूलन देवी का नाम ले लिया था। वह अपनी बहन को साथ कुछ बोल रही थी कि तू तो फूलन देवी टाइप से है, ऐसे वैसे, तो वह फूलन देवी की आत्मा का सामना करना पड़ा। बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आत्मा यानी फूलन देवी उसके ऊपर आ गई थी। इसीलिए मौसी ने और मौसी की बेटी ने, स्मिता दी ने, मुझे मना किया था कि कभी भी तू फूलन देवी या सुलेखा नहीं बोलेगी। मैंने बोला चलो ठीक है। जब मैंने पूरी की पूरी कहानी सुनी तब मुझे लगा कि हो सकता हो यह एकदम से सही हो। अगर मैं नाम ले लूं तो कहीं मेरे ऊपर आ जाए, और मेरे ऊपर आ जाएगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई साहब, हमें कभी भी आत्माओं को चैलेंज करना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज होती है। तो मैंने भी थोड़ा सा डर के साथ नाम नहीं लिया। मैं अभी नाम इसलिए शेयर कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि मैं उस गांव में तो हूँ नहीं, और आत्मा यहाँ आएगी मुझे लगता नहीं है। जो आत्मा है उस गांव में ही है, वहाँ के लोगों को तंग करती है
और एक चीज़ काफ़ी अच्छा था कि सुलेखा ने अपने माँ-बाप को, अपने खुद के भाई को कभी भी परेशान नहीं किया। उसकी एक बहन भी है उससे छोटी, उसको कभी भी परेशान नहीं किया। सुलेखा की जो छोटी बहन है, उसने मेरी बहन का लहंगा बना के दिया। दोस्तों, ये जो कहानी है मैं इसको कभी भी भूल नहीं पाई। तो आप लोग बताइए आपको कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय बाय।